ठीक है। यह सेंट ग्रिगोरियस का प्री बोर्ड नंबर 2 आज हुआ, डेट 22 दिसंबर 2025। ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या आया, पहला क्वेश्चन आया, एक नंबर है ए जो है x³ y² और एक नंबर है ये। ठीक है। हमें इसका क्वेश्चन बहुत बार आता है, इससे अगर कभी ऐसा आएगा ना तो इसका एक ही ज्यादातर क्वेश्चन आता है, इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालो। देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है इसके आपको डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, इन दोनों के प्रोडक्ट को इनके एलसीएम से डिवाइड करना है। अगर आप ध्यान से समझोगे क्वेश्चन क्या ट्रिकी दिया, कह रहा है इन दोनों के प्रोडक्ट को एलसीएम से डिवाइड कर दो। प्रोडक्ट को एलसीएम से डिवाइड करने पे आता क्या है, एचसीएफ आता है। तो बहुत सारे बच्चे होंगे जो उठाएंगे, तलवार निकालेंगे और सीधा करने लग जाएंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे। बेटा याद रखो एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के। तो अगर प्रोडक्ट ऑफ नंबर को मैं एलसीएम से डिवाइड करूंगा तो एचसीएफ भी तो आना चाहिए, और एचसीएफ का फॉर्मूला होता है लोएस्ट पावर किसकी, कॉमन की। कॉमन क्या है, एक्स। एक्स की लोएस्ट पावर कितनी है, एक्स यानी 1। वाई की कॉमन छोटी पावर कितनी है, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये हो गया पहला क्वेश्चन, एक नंबर हमारा आ गया। अगला क्वेश्चन आया, ऐसा ग्राफ बना हुआ आया, कह रहा है ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, इसकी जीरोस कितनी है, एक जीरो है। एक्स एक्सिस को कितनी बार कट रहा है, एक बार काट रहा है। अगर एक्स एक्सिस को एक बार काट रहा है तो इसकी एक ही जीरो होगी, कौन सी, 3,0। क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक ग्राफ में दो पैरेलल लाइंस बनी हुई हैं। मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा इंस्टाग्राम पे, इसका पेपर की पीडीएफ बना करके कमेंट बॉक्स में इसकी पीडीएफ पूरी डाल दूंगा। दो लाइंस दी हुई हैं, वो कह रहा है दोनों लाइंस अगर पैरेलल बननी है तो कोफिशिएंट के हिसाब से क्या कंडीशन होनी चाहिए। सिंपल सी बात है, पहली दोनों रेशो इक्वल होनी चाहिए, तीसरी रेशो अनइक्वल होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 9x² - 6x - 2 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, इसमें कह रहा है इसकी नेचर ऑफ रूट्स बताओ। तो भाई भले लोगों, दिसंबर का महीना आ गया है, ज्यादा मेहनत ना करें। अगर कभी भी डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए बोलता है और बहुत बार समझा लिया, अगर ए और सी में से कोई एक, अगर कोई एक नेगेटिव का होगा तो डिस्क्रिमिनेंट हमेशा पॉजिटिव में आएगा। इसलिए इसका मतलब है इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है पॉजिटिव की होने की वजह से इसके रियल डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, पक्का। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में कह रहा है 5वें एमसीक्यू में कह रहा है दो एपी हैं, उनका कॉमन डिफरेंस सेम है। दो एपी हैं, उनका कॉमन डिफरेंस सेम है। पहले एपी की फर्स्ट टर्म है -1, दूसरे एपी की जो फर्स्ट टर्म है वो -8 है। वो कह रहे हैं इनकी फोर्थ टर्म का डिफरेंस क्या होगा। बड़े नॉर्मल सी बात करनी है, इनकी पहली टर्म का डिफरेंस जो आया वो आया 7। ठीक है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो याद रखना, पहली टर्म का जो डिफरेंस होगा वही उनकी सारी टर्म्स का डिफरेंस होगा। चौथी टर्म का डिफरेंस 7, 40वीं टर्म का डिफरेंस 7, 400वीं टर्म का डिफरेंस, 1000 टर्म का डिफरेंस, n टर्म का डिफरेंस 7 ही होगा। नहीं बेटा, -1 -8 करेंगे ना, डिफरेंस निकाल रहे हैं तो प्लस हो जाएगा ना। यही कहते हैं, इसीलिए कह रहे थे कि 6, 7 अच्छे से पढ़ लेनी चाहिए। इसका 10वीं क्लास से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, वो क्या होती है ना, एक स्टैट्यूटरी वार्निंग, कि जो भी यहां क्लास में 10th क्लास में पढ़ाया जाता है उस पूरे के पूरे मैथमेटिक्स का 10th क्लास से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक लाइन सेगमेंट दिया है ए और बी, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 2, -3 और 5, 6। यहां पे एक वही कह रहा है एक्स एक्सिस इसको किस रेशो में कट करती है। पहली बात, एक्स एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होता है, रेशो। जब भी नहीं दी हो तो रेशो क्या होती है भाई, एक्स रेशो वाई नहीं, एक्स रेशो 0, x, 0। पूरी एक्स एक्सिस पे y हमेशा 0 होता है। हमें रेशो निकालने के लिए
या तो x चाहिए होता है या y चाहिए होता है। अब एक काम करो, मन में तुम्हें कोई दुविधा ना आ रही इसलिए सारे x हटा देता हूं यहां से, ठीक है। यहां पे क्या आया, इधर मल्टीप्लाई हुआ 6k प्लस -3 अपॉन क्या लिखना चाहिए था, k प्लस 1 इक्वल टू क्या है 0, इसलिए यहां पे जाकर के जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, तो खत्म ही हो गया। रेशो क्या आ गई, 6k इज इक्वल टू 3, k की वैल्यू आ गई 1/2, यानी रेशो आ गई 1:2, स्वाहा, खत्म। काम छोटे में जितनी जल्दी करोगे एमसीक्यू उतनी जल्दी में सॉल्व हो जाएंगे। अगला एमसीक्यू इज कह रहा है एक पॉइंट है x, y, उसका ओरिजिन से डिस्टेंस है 5 यूनिट्स का, और वो पॉइंट लाई करता है कौन से, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो याद रखना किसी भी एक पॉइंट के अगर ओरिजिन से हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो उसके बहुत सारे ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं जो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर सकते हैं, किसी भी क्वाड्रेंट में लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक पॉइंट लेता हूं -1, -4, ऐसे और बहुत सारे पॉइंट बन सकते हैं, जैसे -√3 और -√2, इनका भी अगर डिस्टेंस निकालोगे तो सेम ही डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस 5 यूनिट्स ही आएगा, तो बहुत सारे पॉइंट्स। अगला हमारा हमेशा फेवरेट हमारी क्लास का क्वेश्चन, यहां ऐसा दिया हुआ है, यहां बोल रहा है ये लाइन इसके पैरेलल है। लाइन पैरेलल होने के बाद ही, दोबारा से बोल रहा हूं, लाइन पैरेलल होते ही दो चीजों की घंटी बननी चाहिए दिमाग में, क्या, या तो बीपीटी लगेगी या सिमिलैरिटी लगेगी। बीपीटी कब कब लगेगी, जब ये कॉर्नर वाली साइड्स के बारे में सिर्फ बात करेगा तो पक्का बीपीटी लगेगी, बीपीटी के अलावा कुछ भी नहीं लगेगा। चलो देख लेते हैं किसके बारे में बात कर रहा है। कह रहा है ए बी जो है वो ए है, क्या ये बीच वाली साइड है, तो भूल जाओ बीपीटी लगेगी, सिमिलैरिटी लगेगी। और सिमिलैरिटी का हमारी क्लास का चीट कोड क्या है, छोटे वर्सेस बड़े, बहुत बढ़िया। ए ये है, और क्या दिया है, डी को दिया है x, बी दिया है b, और EC दिया है ए। तो इस छोटे वाले ट्राइंगल को बड़े ट्राइंगल के सिमिलर प्रूव करेंगे, तो छोटे की साइड a, बड़े की साइड a प्लस बी, छोटे की साइड x, बड़े की साइड a थी, ए बी इज इक्वल टू, इन्होंने a दिया हुआ है, ECC था यार, ECC था, तो C अपॉन B प्लस C इज इक्वल टू x अपॉन A, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ABC आ जाएगी AC अपॉन B प्लस C, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया, एक ये हमें दी हुई है कॉर्ड सेंटर, और यहां पे दी हुई है हमें टेंजेंट। यहां क्वेश्चन दिया है कि PQ जो है, PQ कॉर्ड इसके साथ एंगल बनाती है 50 डिग्री का, तो हमें ये वाला एंगल निकालना है। इफ दिस इज 40, दिस हैज टू बी 40, नहीं तो एक सिंपल सी बात याद रखो, ये वाला एंगल इसका ट्वाइस होता है यार, 100 डिग्री का आंसर आ गया। जो बाहर टेंजेंट कॉर्ड के साथ एंगल बनाती है वहां पे वो अंदर वाले एंगल का ट्वाइस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, अगर कभी भी किसी क्वाड्रिलेटरल में इंस्क्राइब्ड होगा एक सर्कल, तो हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 8 में बहुत बार पढ़ा हुआ है कि ऑपोजिट एंगल्स का सम जो होता है वो इक्वल होता है, वही यूज हो जाएगा। यहां दिया है 12, ये दिया है 14, ये दिया है 15, और ये बोला है x, तो क्या करेंगे, 12 प्लस 14 इज इक्वल टू x प्लस 15, 12 और ये 26 में से माइनस करेंगे तो 11 आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन खत्म। साथ में यहां पे एक और चीज भी बता देता हूं, फिगर बनाई हुई है तो एक और, पहली बात, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में इंस्क्राइब्ड होगा सर्कल, दो ही बातें होंगी, पहला ऑपोजिट साइड्स का सम इक्वल होगा, प्लस ऑपोजिट साइड जो सेंटर पे एंगल बनाएंगी ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, ठीक है। ये दोनों है, क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं, लेकिन इसके ऊपर बेस्ड एक एक नंबर का क्वेश्चन एमसीक्यू में बहुत बार आता है। अगला क्वेश्चन है, साइन थीटा की वैल्यू दी है a अपॉन बी, कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। आसान क्या चीज है, एक चीज तो है क्या कि हम इसमें रेशो लगा करके पाइथागोरस थ्योरम लगा लें, आंसर आ जाएगा। साथ में ना एक और ऑप्शन देख लेते हैं, एक चालाकी देख लेते हैं।
आंसर में जो ऑप्शंस दी हुई हैं वो दी हुई है, पहली ऑप्शन दी है b अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन दी है b अपॉन ए, थर्ड ऑप्शन दी है अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी, लास्ट ऑप्शन दी है a अपॉन अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, कॉस थीटा की रेशो क्या होती है, p बाय एच, कॉस थीटा की रेशो होती है b बाय एच, यानी कि जो भी रेशो आएगी उसका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, b। इसमें एक ही आंसर है जिसका डिनोमिनेटर b है, तो यही आंसर होगा उसका, और ज्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत ही नहीं है। ये रेशो p बाय एच थी, तो b बाय एच होने के लिए हाइपोटेन्यूज चेंज थोड़ी हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज तो यही रहेगी। एक ही ऑप्शन है जिसमें h सेम है, यही आंसर है। ठीक है, और नहीं अगर समझ में आए 2 नंबर के लिए क्वेश्चन आ जाए तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है कैसा। ठीक है, p बाय एच दिया था तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, इधर लिख देना थीटा, परपेंडिकुलर हो जाएगा a और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा b, तो ये हो जाएगा पाइथागोरन थ्योरम से बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आया सेक थीटा प्लस टेन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। यार याद ही कर लो चाहे तो एक बात कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा होता क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा होता है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये याद कर लो आज। ठीक है, ये याद कर लो आज कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल किसके होता है, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर इसका उल्टा बोलूं कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा किसके इक्वल होगा, फिर वो हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के। अगर आप ध्यान से देखोगे ये किससे मल्टीप्लाई होता है, 1 माइनस साइन थीटा से, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर न्यूमरेटर में बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वो होता है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, ए कॉस थीटा शहीद हो जाएगा, आंसर आएगा सिर्फ कॉस थीटा, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है एक पोल है जो 6 मीटर हाई है और इसकी जो शेडो है ये 2√3 मीटर है, तो सन का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा। हम ऐसे बहुत बार कर चुके हैं, सबको आंसर आ गया, लेकिन एक बार सॉल्यूशन के लिए जो भी कोई नया बच्चा वीडियो देखेगा, इसमें ये अगर ये थीटा निकालना है, ये कौन सी साइड है, परपेंडिकुलर, ये कौन सी साइड है, बेस, तो हम क्या लगाएंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल्स टू tan थीटा, ये कटा 3 और √3 से कटता है √3, tan थीटा इज इक्वल टू √3, tan के टेबल में √3 आता है 60 डिग्री पे, तो आज थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। अगला क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, अगर किसी भी सर्कल का पेरीमीटर और उसका एरिया इक्वल होगा तो रेडियस 2 यूनिट्स होता है। इससे हट करके बता रहा हूं एक और बात, अगर किसी भी स्फेयर का वॉल्यूम और सरफेस एरिया इक्वल होता है, उसका रेडियस होता है 3 यूनिट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है बड़ा सिंपल है, कह रहा है यार एक ना क्या करा है, एक कॉलोनी में उन्होंने क्या करा, एक पार्क बनाना है, कॉलोनी में एक पार्क बनाना है जिसका जो एरिया होना चाहिए ना, एक कॉलोनी में 2 पार्क हैं सर्कुलर छोटे छोटे, वो कह रहा है एक जो नया पार्क बनाना है वो कॉलोनी के दोनों पार्क के एरियाज के सम के बराबर एक नया पार्क बनाना है, और जो 2 पुराने वाले पार्क दिए हुए हैं, देखो ध्यान से देख लो, कॉलोनी में 2 पार्क हैं ऑलरेडी, कितने के, इसका डायामीटर है 6 मीटर और इसका रेडियस है 6 मीटर, इसका 8 मीटर। क्वेश्चन में डायामीटर्स दिए हुए थे। ठीक है, हमें क्या करना है, इसका एरिया और इसका एरिया मिला करके एक बड़ा पार्क बनाना है जिसका इन दोनों के एरियाज के बराबर इसका एरिया हो। तो सिंपल सी बात याद रखना, जब ऐसा केस होता है इन तीनों सर्कल्स के रेडियस एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाते हैं, वरना एक फॉर्मूला भी याद कर लो, नहीं तो इस r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर होता है। कई बार एमसीक्यू में ये फॉर्मूला भी करने के लिए आ जाता है, तो इसलिए
6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 100, 100 का स्क्वायर रूट 10, यानी इसका रेडियस हो जाएगा 10 मीटर। अब देख लेते हैं इन्होंने रेडियस मांगा है डायमीटर मांगा है, रेडियस ही मांगा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 10 मीटर। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक स्क्वायर बोर्ड है जिसकी साइड है 2a, एक स्क्वायर बोर्ड है जिसकी साइड है 2a, इसके अंदर सर्कमस्क्राइब्ड है एक सर्कल। पहली छोटी सी बात एक चीज कर लेते हैं कि अगर कभी भी किसी स्क्वायर के अंदर सर्कमस्क्राइब्ड होगा सर्कल, उस केस में सर्कल का डायामीटर इसकी स्क्वायर की साइड होगी, यानी इस सर्कल का डायमीटर कितना हो गया 2a, यानी रेडियस कितना हो गया a। अब वो यहां पे बोल क्या रहा था, कह रहा है ये वाली हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो अगर यहां दूर से कुछ थ्रो करेगा तो इस शेडेड पार्ट पे आएगी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी निकलती कैसे है, फेवरेबल अपॉन टोटल। तो टोटल लगने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 4a स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर का एरिया, और फेवरेबल की क्या हो जाएगी, स्क्वायर के एरिया में से माइनस कर देंगे सर्कल का एरिया, ये आंसर आ गया। तो अगर हम इसमें कॉमन लेकर देखेंगे a स्क्वायर से a कट जाएगा 4 माइनस पाई अपॉन 4, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, एक मिनट में एक नया मार्कर ले आऊं। हाँ जी, तो ये हो गए हमारे कितने क्वेश्चन, 16 क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन क्या आया, अगला क्वेश्चन आया भाई 52 कार्ड्स हैं हमारे पास टोटल, इसमें से ना हमने 2 कार्ड हार्ट के निकाल दिए। तो पहले हार्ट के कार्ड जो होते हैं वो होते कौन से हैं, लाल रेड कलर के। तो रेड कितने बच गए अपने, मैं उसके लिए बना लेता हूं, रेड मेरे पास बच गए टोटल अब 24। और क्या करा हमने, 4 स्पेड के कार्ड भी हटा दिए। कौन से कार्ड हटाए नहीं बताया, 4 कार्ड स्पेड के भी हटा दिए, ये रिमूव कर दिए दोस्तों। तो 4 कार्ड अगर, तो ब्लैक कितने बच गए मेरे पास 22, टोटल कार्ड कितने बच गए 6 निकाले थे तो अब 46। अब बोर्ड पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, वो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक कार्ड। ब्लैक होते कितने हैं 26, 4 तो निकाल के बाहर फेंक दिए, बचे कितने 22, तो ये इसका आंसर आ गया। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई आई है और आपको इसकी मोडाल क्लास की अपर लिमिट बतानी है। लेकिन इस क्वेश्चन में चालाकी क्या दी हुई आई है, हमें ये बिलो वाले दिए हुए हैं, तो बिलो को नॉर्मल में कन्वर्ट करना आना चाहिए। सिखा रहा हूं आज की क्लास में, दोबारा से सीख लो। क्वेश्चन दिया था बिलो 140, 145, 150, 155, 160 और 165। फ्रीक्वेंसी क्या दी थी 4। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन जो लिखा जान के लिखा, 2 बातें सीख लेना। पहली बात, तो जब भी बिलो लिखा हुआ आ जाएगा ऊपर वो फ्रीक्वेंसी लिख करके दे या चाटे मार मार के बोले कि मुझ पे विश्वास कर लो ये फ्रीक्वेंसी है, ये कभी भी फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को नॉर्मल में कन्वर्ट करने का कोई रट्टा वगेशन है ही नहीं, सिंपल सी चीज है। असेंडिंग ऑर्डर किस साइड चल रहा है, ऊपर से नीचे, माइनस करते चलो। पहली एज इट इज 4, दूसरी 7, इसमें से माइनस 18, माइनस 11, 6, 5। ये होने के बाद ये, तो इसको बोलो स्वाहा। कौन सा नंबर है सबसे बड़ा है 18, यानी ये वाली जो आएगी ये हमारी मोडाल क्लास आएगी। अब मोडाल क्लास की क्लास लिमिट बनानी है। डिफरेंस कितने का चल रहा है 5 का चल रहा है। जब हम बिलो को कंसीडर करते हैं तो ये उसकी क्या होती है अपर क्लास लिमिट होती है, यानी इसकी क्लास लिमिट बनी 145 टू 150। अपर क्लास लिमिट कितनी हो जाएगी 150 हो जाएगी मोडाल क्लास की अपर क्लास लिमिट। तो जिसको भी दिक्कत आती है वो हमने इसको सॉल्व करना सीख लिया।
एजर्शन रीजन में क्वेश्चन बोल रहा है, वो कह रहा है एक कोन है, कोन के ऊपर हेमिस्फीयर रखा हुआ है, कह रहा है स्टेटमेंट एजर्शन कह रहा है इसका टोटल सरफेस एरिया इस टॉय का पता है कितना होगा, सम ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। बिल्कुल सही कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि जब इस टॉप को, जब ये फिगर बनाई होगी ना, तो इन दोनों प्लेन्स के टॉप्स को मिला दिया होगा। हाँ मिला दिया होगा, तभी तो हम इनके बेसिस को पेंट नहीं कर पा रहे। तो बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। तो बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, और वो ये भी हो कह सकते हैं कि हम A इज करेक्ट एंड R इज दी करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया 5 - 5/2 0 5/2। ये AP फॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा? AP फॉर्म करने के लिए एक ही कंडीशन रिक्वायर्ड होती है हमारे पास, उनका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस निकालते कैसे हैं? कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? कॉमन डिफरेंस निकालते हैं जब हम नेक्स्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर लेते हैं, उससे पहले वाली टर्म्स को। ठीक है, तो हम क्या करके देखते हैं, -5/2 में 5 कर लेते हैं, और यहां पे इसको सेम कर लेते हैं ये भी। तो क्या सेम आ रहा है? जी हाँ बिल्कुल सेम आ रहा है। तो ये AP फॉर्म कर रहा है, हाँ बिल्कुल AP फॉर्म कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा था कि जो टर्म्स ऑफ AP हैं वो कैन नॉट हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स। नहीं, गलत कह रहे तो भाई, ये तो एक खेल की तरह है। मैं बोलता हूं थिंक ऑफ अ नंबर, आप लोगों ने सोच लिया, मैं कह रहा हूं उसमें से -1/2 माइनस करते चलो, या -1/2 प्लस करते चलो, तो कुछ भी आ सकता है ना। AP पर कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है कि वो नंबर सिर्फ पॉजिटिव का आ सकता है या नेगेटिव का आ सकता है। पॉइंट्स में भी आ सकते हैं, रूट्स में भी हो सकते हैं, रैशनल भी हो सकते हैं, इररेशनल भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक ही कंडीशन है, क्या? कि उसमें जो कॉमन डिफरेंस होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। ये था सेक्शन A सेंट ग्रिगोरियस के पेपर का। आई होप सारे क्वेश्चन हमने किए हुए थे। ठीक है, अब हम आते हैं सेक्शन B पे। सेक्शन B का पहला क्वेश्चन कह रहा है √3 को, ये नहीं, √3 गिवन है कि इररेशनल है। अगर √3 इररेशनल गिवन है तो आपको प्रूव करना है 5 + 2√3 को इररेशनल। तो क्या करते हैं हम, इसको इसमें मान लेते हैं कि A/B के इक्वल है ये वाला 5 + 2√3, जहां पर A और B क्या है, A एंड B जो है वो क्या है, इंटीजर्स भी हैं, कोप्राइम भी है, और B जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है। इसका एक ही चीट कोड होता है बाद में, √3 के साथ में आपको यहां पर रख करके बाकी सबको वहां ले जाना है। जब आप इसको वहां ले जाओगे तो क्या आएगा, A - 5V/2B ऐसा बनेगा जब आप स्टेप बाय स्टेप करोगे। तो हम बोलेंगे कि यार देखो यहाँ पे A क्या माना था हमने, इंटीजर, B क्या है, इंटीजर, 5 क्या है, इंटीजर, 2B क्या है, इंटीजर। अगर ये सारे इंटीजर होंगे तो P/Q की फॉर्म में लिखने के बाद ये क्या बनेगा, एक रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल है तो ये भी क्या होना चाहिए, रैशनल। अरे ये क्या हुआ, ये तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले दिया हुआ था कि ये इररेशनल है, तो क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, आपस में बनी ही नहीं इनकी, हमारी अजम्पशन की और क्वेश्चन में गिवन की आपस में नहीं बनी। ठीक है, तो बाय कॉन्ट्राडिक्शन ये इररेशनल प्रूव हो गया। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे एक बार प्लीज। ये एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है A, B, C और D। यहां पे इसका एक डायगोनल दिया हुआ है, और यहां पे एक पॉइंट है Q और यहां पे पॉइंट है P। ये O पे कट कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है एक लाइन पॉइंट P जो है, P पॉइंट इनको आपस में 2:3 में कट करती है। P पॉइंट रेशो इसको 2:3 में कट करती है, और जो ऊपर वाला पॉइंट है ये इसको 4:1 में कट करता है। हमें प्रूव करके दिखाना है कि OC जो है वो इक्वल टू हाफ ऑफ OA है। OC जो है, OC बोले तो OC हाफ है इस OA का। ठीक है, ये वाली चीजें कब प्रूव हो सकती हैं, यानी अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों साइड की एक रेशो दी हुई है। रेशो कब निकलती है, जब दो ट्राइंगल्स सिमिलैरिटी करने के बाद उनकी साइड को प्रोपोर्शन में रखा जाए। अब ध्यान से समझो, अगर मैं आपको बोलूं AP बताओ AB का कितना है, AP की रेशो AB के साथ कितनी है,
अगर ये 2:3 है तो ये कितनी हो जाएगी 2/5। तो AP 2/5 ऑफ AB है, कह सकता हूं। और वहां पर एक बात बताओ, QC की अगर बात करूं, QC जो है वो DC के साथ कितना है, उसकी रेशो कितनी है 1:5। तो मैं ये कह सकता हूं कि QC जो है वो 1/5 ऑफ DC है, कह सकता हूं। तो एक काम करो, इन दोनों की रेशो निकाल लेता हूं। किसकी? AP की रेशो किसके साथ? QC के साथ निकाल लेता हूं रेशो। कितनी आई? वो कितना था 2/5 ऑफ AB, और ये कितना है 1/5 ऑफ DC। अब प्रॉब्लम ये हुई कि रेशो निकालने के लिए हमने बचपन से सीखी है कि यूनिट सेम होनी चाहिए। यार AB और DC अटपटा सा नहीं लग रहा, अलग अलग है ना, हम सेम कर देते हैं। फिगर कौन सी दी हुई थी पहले? पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में अगर मैं इसको DC को AB बोलूं या AB को DC बोलूं, एक ही तो बात है, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं पैरेललोग्राम की। AB से AB कटा, ये से कटा, तो AP कितना आ गया, QC में रेशो कितनी आ गई 2:1। इसके बाद इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर लेना। कौन सी सिमिलैरिटी से? AA सिमिलैरिटी से प्रूव हो जाएंगे। एक एंगल आएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, दूसरा एंगल आएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इन दो साइड की रेशो दी हुई है। देखो अगर मैं समझाने की कोशिश करूं ना, अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो ये कह रहा है AP इसका कितना है ट्वाइस। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं ना, तो उस पूरे ट्राइंगल की साइड्स की रेशो दूसरे ट्राइंगल के साथ सेम रेशो में होती है, वो सेम प्रोपोर्शन में होते हैं। यानी इस ट्राइंगल की साइड इस ट्राइंगल का हमेशा ट्वाइस रहेगी। तो यही तो वो कह रहा था, कह रहा है इस वाले ट्राइंगल की साइड इसका ट्वाइस है, यही तो प्रूव करना था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन को प्लीज इसकी वर्किंग आज एक बार पूरे तरीके से दोबारा देख लेना। वैसे बहुत बच्चों को याद है, लेकिन एक बार दोबारा देख लेना, ठीक है। इस फिगर को याद कर लो अच्छे से चाहे तो एक बार। PCD AB और E, ठीक है। पहली बात तो याद रख लो छोटी सी, MCQ के लिए याद रख लो, क्योंकि यही क्वेश्चन MCQ में भी आता है, 2 नंबर में भी आता है और 3 में भी आता है यही क्वेश्चन। पहली बात याद रखना, ऊपर एक ट्राइंगल बन रहा है, कौन सा? PCD। PCD ट्राइंगल का पेरीमीटर जो होगा वो इसकी टेंजेंट के ट्वाइस के इक्वल होगा। यानी अगर टेंजेंट 10 की है तो पेरीमीटर 20 होगा, अगर पेरीमीटर 20 है तो टेंजेंट की लेंथ 10 होगी। प्रूव करके दिखा रहा हूं, ध्यान से समझ लेना। पहले मैं यहां लिख रहा हूं पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PCD। जब से छोटे थे हमें बोला गया किसी भी शेप का पेरीमीटर निकालना होता है, शेप बोले तो पॉलीगन का अगर पेरीमीटर निकालना होता है वो होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। इनका साइड का सम करते थे, साइड्स आर PC प्लस CD प्लस PD। अगर हम ध्यान से देखें तो CD साइड में, एक पॉइंट यहां पे लग लिया क्या, E है, CD वाली साइड ने एक जगह पे कट हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है, उसके दो पार्ट्स हो रहे हैं, क्या क्या, CE और DE प्लस PD। अगर आप ध्यान से देखो दोबारा से तो यार CE जो है ना, CE और CA दोनों टेंजेंट्स हैं एक एक्सटर्नल पॉइंट से। तो मैं CE को हटा करके क्या लिख सकता हूं, CA, और DE से भी, DA इसके इक्वल है DB के, तो DE हटा के लिख सकता हूं DB। रीजन दे देना, रीजन क्या है, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। अब एक बात बताओ, PC प्लस CA कितना है, PC प्लस CA कितना है, PA के इक्वल, और वो PD प्लस BD कितना है, PB के इक्वल। अगर मैं अब इसको भूल जाऊं, अगर मैं इसको भूल जाऊं तो ये P पॉइंट से दो क्या बन रही हैं, दोबारा से टेंजेंट्स बन रही हैं। तो इसका आंसर आया, यानी कि ये PA और ये भी PA। तो हमारा लास्ट में कंक्लूजन आया, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PCD इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ टेंजेंट PA। यही तो प्रूव करना था हमें। इसमें प्रूव करने के बाद वैसे वो कह रहा था कि आप एक बात बताओ,
अगर पी ए टेंजेंट 10 की दी हुई है तो ट्राइंगल का पेरीमीटर कितने का होगा? 20 का होगा। एमसीक्यू में डायरेक्ट आंसर आ सकता था, लेकिन ये क्योंकि क्वेश्चन 2 नंबर का आया सेक्शन बी में, तो हमें ये प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, सेक्शन बी का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज tan a प्लस बी है इक्वल √3 के और tan a माइनस बी इक्वल है 1/√3 के। tan की टेबल में √3 कब आता है? 60 पे। तो हम यहाँ पे वैसे एक बार देख लो कैसे लिखते हैं इसको। tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू, उसकी वैल्यू रिमूव करके लिखते हैं tan 60 डिग्री, और काटते बिल्कुल नहीं है तो हम यहाँ पे सिंपल, बाद में चाहे तो सिंपल लिख देते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू 60। ऐसे इसी तरह अगला होता है a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30। इन दोनों को लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की तरह से सॉल्व करते हैं तो आंसर आ जाते हैं, a और b की दोनों की वैल्यू आ जाती है। इसकी चॉइस में जो क्वेश्चन आया था वो वैल्यूज वाला क्वेश्चन है, उसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं। cosec 30, sin 60 और tan 30 की वैल्यूज पता होनी चाहिए, x की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया, हर बार बोल रहा हूं क्वेश्चन, ये है ट्राइंगल ABC। ये है ट्राइंगल ABC। वो कह रहा है तीनों के तीनों जो इसके वर्टिसेस हैं, उसने आपने उनको क्या करा, सेंटर मान लिया, और सेंटर मान करके यहां से 14 सेंटीमीटर की रेडियस की सेक्टर्स बना लिए। ठीक है, कह रहा है इसका एरिया बताओ कितना होगा। पहले तो चीट कोड समझ लो। चीट कोड क्या है? अगर कभी भी किसी ट्राइंगल के हर एक वर्टेक्स से, सारे वर्टिसेस से एक एक आर्क कटी हुई होगी, यानी सेक्टर बना हुआ होगा, तो इन तीनों पोर्शन का आंसर आएगा 1/2 ऑफ पाई आर स्क्वायर। सिमिलरली अगर कभी क्वाड्रिलेटरल में से चारों वर्टिसेस में से एक एक सेक्टर कटा हुआ होगा, उसका आंसर आएगा पाई आर स्क्वायर। कैसे आएगा ध्यान दे जरा, अर्ज किया है इस सेक्टर का एरिया कैसे आएगा, θ/360 इंटू पाए रेडियस का स्क्वायर। इसका क्या आएगा, θ/360 इंटू पाए आर का स्क्वायर। फॉर्मूलाज लिखना स्कूल में तुम्हारी जिम्मेवारी। ठीक है, तीसरे का क्या आएगा, θ/360 इंटू पाए 14 का स्क्वायर। अगर हम ध्यान से देखें तो तीनों की तीनों टर्म्स में एक चीज कॉमन है, दैट इज 1/360 सब में कॉमन है और पाई और 14 का स्क्वायर सब में कॉमन है। क्या बचा यहाँ पे, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, रिगार्डलेस ऑफ कि ये किस तरीके का ट्राइंगल था, हमें बिल्कुल भी फर्क उससे नहीं पड़ता। ये आइसोसेलेस है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, उससे कोई लेना देना नहीं है। इन तीनों एंगल का सम हमें हमेशा समझाया गया कितना होता है, तो 180 हो गया। 180/360 इंटू पाई 14 का स्क्वायर, विच इज हाफ ऑफ पाई 14 का स्क्वायर। अब इसमें अगर थोड़ी सी चालाकी और सीखनी है तो जब भी सर्कल का रेडियस 7 होता है तो एरिया होता है 154। तो यहां पे इसको मैं लिख सकता हूं 4 इंटू 154/2 कटा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 308। क्वेश्चन खत्म हो गया। एरिया स्क्वायर यूनिट्स में होता है, आंसर आ गया उससे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन एक बार प्लीज समझ लेंगे ध्यान से। छोटी सी इसमें एक चालाकी है, सिर्फ वो चालाकी समझने के बाद इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे। ये चॉइस में आया था, सबके लिए बता देता हूं, वैसे ये चॉइस में क्वेश्चन आया था। इसके यहां से ना एक ऐसा फ्लावर टाइप, यहां से भी 3 छोड़ा, यहां से भी 3, यहां से भी 3 और यहां से भी 3। हमें इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना था, यानी ये बीच में से जो ये फ्लावर टाइप हमने जो भी बेहुदा सी ड्राइंग करी है, उस ड्राइंग को छोड़ करके कितना एरिया बचा वो उसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये एक स्क्वायर दिया हुआ, बाहर स्क्वायर की साइड दी हुई है 14 सेंटीमीटर, दिस इज 14, दिस इज 14। तो बेसिकली करना क्या, अगर समझ में आए तो स्क्वायर के एरिया में से इसका एरिया माइनस कर देना। लेकिन प्रॉब्लम यह है इसकी डायमेंशंस कैसे निकालें,
तो हम क्या करते हैं, अब एक छोटी सी चालाकी करते हैं, देखो ध्यान से। ये क्या है, सेमी सर्कल, ये भी क्या है, सेमी सर्कल, ये भी क्या है, सेमी सर्कल, और ये भी सेमी सर्कल। तो अगर आप ध्यान से देखें, ये कितना हो जाएगा, r, और ये r है, तो ये क्या हो जाएगा, डायमीटर, विच इज दिस मीन्स दिस इज इक्वल्स टू 2r, और ये भी क्या है, r। तो इसका मतलब है अगर मुझे r पता लग जाए तो मैं इन 4 सेमी सर्कल्स का एरिया और बीच में एक स्क्वायर का एरिया ऐड करके बड़े वाले स्क्वायर में से माइनस कर दूंगा, आंसर खत्म हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो, ये पूरी साइड कितने की थी, 14। तो इसको बनाने की कोशिश करते हैं। यह है कितना, 3 प्लस r प्लस 2r प्लस r प्लस 3 इज इक्वल्स टू 14, यही तो है। यहां से यहां तक कितना था, 3, ये कितना है, r, ये कितना है, क्योंकि उसका डायमीटर है 2r, ये फिर से r और 3 माइनस कर लेते हैं, r कितने हो गए, 4r हो गए, प्लस 3 6 इज इक्वल्स टू 14, 4r इज इक्वल्स टू 8, r की वैल्यू 2 सेंटीमीटर आ गई मेरे बच्चे। तो इसका मतलब है आपको स्क्वायर का एरिया कितना आया, 14 इंटू 14। इसमें से पता है क्या क्या माइनस कर रहे हैं, वो कितने हैं, सेमी सर्कल्स कितने हैं, 4। तो 4 सेमी सर्कल्स का एरिया निकाल लेता हूं, हाफ इंटू पाई इंटू 2 का स्क्वायर, प्लस इसमें से माइनस करने के लिए प्लस, ये बीच में क्या बना था, एक स्क्वायर, स्क्वायर की साइड क्या थी, 2r, और 2r कितना हो गया, 4। तो इसको 4 इंटू 4, ये इसका क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो इसके अंदर जो चीट कोड था वो ये तुक्के नहीं मारने हैं, ये निकाल करके दिखानी है साइड, तो ये आंसर आएगा। ये सेक्शन बी का लास्ट पार्ट था। इसमें सेक्शन सी शुरू करते हैं फटाफट से। सेक्शन सी कह रहा है भाई वही वाला क्वेश्चन है एलसीएम एचसीएफ का, एक कोई म्यूजियम में कोई विजिट हुई किसी स्कूल की, 60 टीचर ऐसे लेकर के गए जो म्यूजिक के थे, 84 टीचर जो डांस के थे, और 108 स्टूडेंट्स लेकर के गए जो इंटरेस्टेड थे किसमें, हैंडीक्राफ्ट में। इनके लिए देख लेते हैं, या तो बस बुक करानी होगी या होटल रूम बुक कराने होंगे। कह रहे हैं इनके लिए होटल रूम बुक कराने हैं, लेकिन गिवन एक कंडीशन है छोटी सी, कि हर रूम में हर इंटरेस्ट वाले इक्वल नंबर ऑफ बच्चे होने चाहिए। तो अब इन तीनों का नंबर का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकाल देंगे। ध्यान से देख लो, 60 बच्चे किस में इंटरेस्टेड थे, म्यूजिक में, 84 बच्चे किस में इंटरेस्टेड थे, डांस में, 108 किस में इंटरेस्टेड थे, हैंडीक्राफ्ट में। अब इन तीनों को ले जाकर के क्या रखना है, किसी होटल में रखना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, म्यूजिक वाला बच्चा डांस के साथ नहीं, डांस वाला बच्चा हैंडीक्राफ्ट वाले के साथ नहीं, और हर रूम में इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हर सब्जेक्ट के, हर अपने इंटरेस्ट के होने चाहिए। तो इन तीनों का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ आएगा 12। इसका मतलब है 12 एक ऐसा हॉल बुक कराना है जिसमें 12 बच्चे एक रूम में रुक सके। अब वो कह रहे फिर रूम कितने बुक कराने, इनके लिए कितने रूम बुक कराने पड़ेंगे, 5। कैसे आया, इसको 12 से डिवाइड किया। इनके लिए कितने रूम बुक कराने पड़ेंगे, 7। इनके लिए कितने रूम बुक कराने पड़ेंगे, 9। अगर नहीं समझ में आए तो टोटल नंबर ऑफ बच्चों को ऐड करो और 12 से डिवाइड कर दो। ये क्वेश्चन था 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, पॉलिनोमियल से एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। आपको वैल्यू निकालनी थी इसकी। इसकी अपनी कोई भी वैल्यू नहीं होती है, इसका एक डिराइव्ड फॉर्मूला होता है विच इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, -1, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, -b अपॉन ए, और ये क्या आ रहा है 1/5। तो 1 माइनस 2/5, आंसर इज 3/5, इसका आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ रहा, बहुत ही बेकार क्वेश्चन आया इसका अगला, 3 नंबर के लिए ही है ये वाला भी, यानी 1.5 मार्क का ईच पार्ट है। अल्फा रेज टू पावर -1 एंड बीटा रेज टू पावर -1, इनके रेसिप्रोकल हो जाते हैं 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। इट गिव्स एलसीएम लेने के बाद अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, -1/1/5, आंसर आ जाएगा -5। ये क्वेश्चन खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, देखो 2 डिजिट का नंबर क्वेश्चन आया, 1s प्लेस 10s प्लेस। कह रहा है द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, एक नंबर, और द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर विच इज ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66। सिंपल भाषा में समझ लो,
मैं कहता हूं ओरिजिनली हमने लेट क्या करें, लेट लिखेंगे, लेट द डिजिट एट वंस प्लेस बी एक्स, लेट द डिजिट एट टेंस प्लेस बी वाई। ठीक है, तो इससे नंबर फॉर्म क्या होगा, नंबर फॉर्म क्या होगा भाई, इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर फॉर्म हो जाएगा 10y प्लस एक्स। अगर मैं नंबर को रिवर्स कर दूंगा, ऑन रिवर्सिंग नंबर क्या बन जाएगा 10x प्लस वाई। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो कह रहा है इन दोनों का जो सम है, इन दोनों का जो सम है वो दिया हुआ है 66। ये आंसर आ जाएगा 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 66, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ये बन गई पहली लीनियर इक्वेशन। अगला आगे कह रहा है इफ द डिजिट्स डिफर बाय 2, क्योंकि यहां पर ध्यान से समझेंगे, प्लीज ध्यान से समझेंगे, मुझे पता है आंसर कुछ बच्चों को आता है लेकिन ध्यान से समझेंगे, क्योंकि यहां पर एक चीज दी हुई थी, ये दोनों नंबर का सम दिया हुआ था, है ना। इसके बाद उसने बोला इफ द डिजिट्स डिफर बाय 2, तो यहां पे मेरा ये सोचना मीनिंगलेस हो जाता है कि y बड़ा है या x बड़ा है, अदरवाइज इट मेक्स अ डिफरेंस। अगर वो बोलता कि कौन सा ऑन रिवर्सिंग वाला नंबर बड़ा है या ओरिजिनल नंबर बड़ा है, तो मेरे को ये लेकर सोच करके करना पड़ता। छोटी सी चीज ध्यान रख लेना, इसी वीडियो के मीडियम से छोटी सी ध्यान रखना, अगर कोई भी एक ऐसा नंबर है जिसकी वंस प्लेस ओरिजिनली बड़ी है, कोई भी अगर ऐसा नंबर है जिसकी वंस प्लेस यानी वंस प्लेस की डिजिट ओरिजिनली बड़ी है, ऐसे नंबर को जब मैं रिवर्स करूंगा तो वो नंबर उससे बड़ा हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूं, एक नंबर लिया मैंने 37, अब इसको रिवर्स करूंगा तो क्या होगा, तो ये छोटी सी बात याद रखना, ये इसके लिए नहीं है, लेकिन कंसेप्ट के बारे में समझना। अगर कभी भी बोल दिया जाएगा ना कि रिवर्सिंग वाला नंबर ओरिजिनल नंबर से बड़ा है और फिर आपको डिजिट्स का डिफरेंस लेना पड़ेगा, तो हमेशा याद रखना इक्वेशन हमेशा बनानी है आपको x माइनस वाई इज इक्वल टू जो भी इसमें दिया होगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। लेकिन क्योंकि यहां सम दिया हुआ था इसलिए ये वाला टॉपिक मीनिंगलेस हो जाएगा, इसलिए मैं इसको यहां पे सीधा ले लेता हूं x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। दोनों आंसर आ जाएंगे, जो दो आंसर आएंगे वो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 42 एंड 24। तो जो दो नंबर आएंगे आप लिखेंगे द आंसर कैन बी आइदर द नंबर इज 42 और 24। ठीक है, लेकिन अगर ये वाली चालाकी, एक या दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें सोचना पड़ जाता है कि नंबर बड़ा कौन सा है, उसका चीट कोड मैंने तुम्हें बता दिया। अगर रिवर्सिंग वाला नंबर कुछ भी करने से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब वंस प्लेस वाली डिजिट ओरिजिनल नंबर में हमेशा बड़ी है। ये देखो, अगर ये वंस प्लेस वाली डिजिट बड़ी होगी तभी इसका रिवर्सिंग करूंगा तो ये नंबर बड़ा हो जाएगा पहले वाले से, ध्यान रखना, वरना आंसर नेगेटिव में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसका मैं करवा भी नहीं रहा, मुझे कोई शौक नहीं है क्वेश्चन कराने का। 4 बैट 1 बॉल इज इक्वल्स टू, ठीक है, अगर मैं पेपर में बैठा होता तो मैं यही वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करता, मैं 2 डिजिट वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करता। भाई कोई भी अपनी मास्टरी दिखाने मत बैठ जाना कि हमने तो बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, मैं तो यही वाला अटेम्प्ट करूंगा, ठीक है। इसलिए ज्यादा चालाक मत बनना कि हमें तो 2 डिजिट वाले नंबर हमने बहुत पेले हुए हैं तो हमें तो आएगा ही आएगा। आउट ऑफ दी 2 ऑप्शन जो सबसे ज्यादा आसान लगे वो करनी है। बहुत टाइम पड़ा पूरी जिंदगी में वो मास्टरी दिखाने के लिए अपनी, वहां कोई रिस्क नहीं लेना। अगला क्वेश्चन है, एक पी पॉइंट से 2 टेंजेंट्स बन रही हैं, पी पॉइंट से 2 टेंजेंट्स बन रही हैं, पी ए और पी बी। आगे क्या कह रहा है, इफ दी कॉर्ड ए बी मेक्स एन एंगल, कॉर्ड जो है वो रेडियस के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाती है, विद द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एक कॉर्ड बनाती है। इफ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 6, इफ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 6 सेंटीमीटर, तो हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ, हमें रेडियस भी फाइंड आउट करना है और टेंजेंट भी फाइंड आउट करनी है, ये दोनों निकालने हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन आया, इन शॉर्ट बताऊंगा, बड़ी ध्यान से समझ लेना। एक छोटी सी बात, ये 30 डिग्री है, अगर ये 30 डिग्री है बच्चे तो ये कितने का होता है पूरा एंगल, 90 डिग्री। रेडियस जो होता है वो टेंजेंट को परपेंडिकुलर होता है थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इफ दिस इज 30 दिस हैज टू बी 60। अगर ये 60 है तो दूसरा एंगल भी 60 होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों तो इक्वल होती हैं, इक्वल होती है ना दोनों।
अगर ये दोनों इक्वल होगी तो तीसरा एंगल भी कितने डिग्री का आएगा, 60 का आएगा। तो ये ट्राइंगल कैसा हो गया, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, इफ दिस इज 6 दिस हैज टू बी 6। आधी स्टोरी तो होगी स्वाहा कि ये कितने का आ गया, 6 का। अब हमें रेडियस निकालना है। अब रेडियस निकालने के लिए देखो क्या करते हैं, इसको भूल जाता हूं। अब क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेंगे। जब ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो ये दोनों एंगल भी इक्वल प्रूव हो जाएंगे। ये एंगल कितने डिग्री का आएगा, 30 डिग्री। 30 डिग्री का आते ही दोबारा से सर्कल्स तो हो गया, फिर से खत्म। ये निकालना है, एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस। तो P अपॉन बी लगानी है। P अपॉन यानी परपेंडिकुलर क्या था, रेडियस अपॉन 6 इज इक्वल्स टू tan 30। इससे रेडियस की वैल्यू आ जाएगी, क्वेश्चन खत्म हो गया। 2-3 चीजें प्रूव करनी पड़ेंगी, बस वो मैंने जो बताई है वो ध्यान रखना। पाइथागोरियन ट्रिपलेट से भी निकल सकता था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसका ध्यान से, एनसीईआरटी का एग्जांपल है। टी पॉइंट से दो टेंजेंट्स बनी है, टीपी और टी क्यू। फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट सेंटर है ओ। पी टी क्यू ये वाला एंगल ट्वाइस है ओपी क्यू के। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये वाला एंगल 2 इसका ट्वाइस है, ये प्रूव करना है। कुछ नहीं करता, इसको एंगल 3 लेट कर लेता हूं और ये 4। दो चीजें करेंगे छोटी छोटी सी। पहली चीज, एंगल 1 प्लस एंगल 3 कितने का है, 90। रीजन पता है, बिल्कुल पता है। नेक्स्ट, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितने का है, 180। अब ये ध्यान से देखो, ये दोनों साइड्स इक्वल है। तेरे सैंपल पेपर को छोड़, वो देखो दीवार पे फोटो बनी हुई बेटा, 3 महीने से दीवार पे फोटो बना के बैठा हूं इसकी कि ये क्वेश्चन आना चाहिए। ये ट्राइंगल कैसा बन गया, इधर ही क्या कहते हैं, टेस्ट है ना। ये दोनों साइड इक्वल है, क्यों, क्योंकि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इक्वल होती हैं। अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल होंगे, तो 4 को उठा के 3 लिख सकता हूं। तो ये बना एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180। आसान करने के लिए काम कर लेता हूं, या 180 या 90 है, तो आसान कर लेता हूं, काम करता हूं, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। जब उसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180। ये पहला, ये दूसरी। हमें 9th क्लास में एक यूक्लिड अंकल थे, वो बता के गए थे इक्वल्स टू इक्वल आर इक्वल। ये किसके इक्वल है, 180। ये किसके इक्वल है, 180। तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3। इससे ये शहीद हो गया, बाकी का इक्वल प्रूव हो गया। ये हो गया क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अगर इक्वल है 3 साइन थीटा कॉस थीटा के, तो प्रूव करके दिखाना है tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 और tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/2, है ना। बहुत बार बच्चों की नजर चलेगी। तो ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, जो भी बाहर का बंदा हमारे कोचिंग आना चाहे तो ये क्वेश्चन भी हमारी दीवारों पे लिखा हुआ है। दिखाना चाहते हो, दिखा दे यार, दिखा दे। ये लिखा हुआ क्वेश्चन, ये हमारी बेटा फॉर्मूला लिखने की आदत है, तो 2 महीने पहले से ये क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर बैठ करके। ये इसके पेपर में 3 नंबर का क्वेश्चन आया। तो इसके बाद भी अगर किसी का क्वेश्चन नहीं होता तो वो तुम्हारी गलती है भाई, मेरी गलती नहीं है, ठीक है। प्रूव करने का तरीका बता देता हूं। इस 1 को चेंज करके हमने लिखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा। तुम्हें पढ़ाने के लिए हम लोग दीवारें गंदी कर देते हैं। हर साल दीवारें साफ कराने के थिनर की पूरी बॉटल लग जाती है, जो इस बार स्पॉन्सर करेगा कृष्णा मेडिकोस, ठीक है। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये इधर ले आता हूं, कितना हो गया,
3 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कुछ लोग इसको ऐसे भी करते हैं कि इसको डिवाइड कर देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा से। सारे आसान होते हैं, नो वन टू जज एनीवन, सबके अपने अपने मेथड है भाई, ठीक है। ये आर्ट फॉर्म की तरह ही होता है कि आप कैसे अपनी प्रैक्टिकली उसको नॉलेज को यूज करते हो। मुझे ये आसान लगता है, मैं इसलिए ऐसे करता हूं। तो इसको अब फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है? 2 साइन थीटा कॉमन है। क्या बचेगा? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इनमें क्या कॉमन है? कॉस थीटा। क्या बचेगा? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0। तो दो फैक्टर बने, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एक फैक्टर, और दूसरा फैक्टर 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। जब इस फैक्टर को इक्वल टू 0 रखोगे तो आएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू 1। जब इस फैक्टर को इक्वल टू 0 रखोगे तो आंसर आएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आया यार, आपको इसमें निकालना है, मीन निकालना है 3 नंबर के लिए, ठीक है। 3 नंबर के लिए मीन निकालना है। सेक्शन सी तक करके बिस्मिल्लाह कर रहे हैं, आज खत्म कर रहे हैं क्वेश्चन, एंड ऑफ दी स्टोरी। प्लीज ये सेक्शन सी तक करेंगे, उसके आगे का क्वेश्चन करेंगे। और प्लीज धुरंधर सीरीज देखते रहो, तुम्हारे बहुत काम आएगी।